रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजू, कहाँ हो यार? जल्दी नाश्ता लेकर आओ, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। हाँ जी, बस आ गई। आपके पसंदीदा सैंडविच बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि क्या ही बताऊँ। लो, खा लो। किसे? सैंडविच को या तुम्हें? अरे बाबा, मजाक ही करते रहोगे, सैंडविच खा लो। यार, एक तो तुम्हारी ये जुल्फें, ऊपर से तुम्हारे गले का ये तिल कहर बरसा रहे हैं। छोड़ो, आज ऑफिस नहीं जा रहा मैं, कहीं बाहर घूम कर आते हैं। अरे मेरा बाबू, सुबह सुबह इतना रोमांस करना सेहत के लिए हानिकारक है। नाश्ता करके ऑफिस जाओ, याद है ना कल माजी आने वाली है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चलो मैं जाता हूँ, बाय, ख्याल रखना अपना। इतना कहकर लकी घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है और अंजू भी अपने कामों में लग जाती है। अगले दिन अंजू की सास संतोष उनके घर आती है और अंजू पैर छूकर अपनी सास का आशीर्वाद लेती है और संतोष बोलती है, खुश रहो बहू रानी, हमें तो लगा था शहर में रहते रहते तुम अपने संस्कार भूल गई होगी। नहीं माँ जी, बड़ों की इज्जत करना मैं कभी नहीं भूल सकती और आप तो मेरी माँ है। चल, बहुत बातें हो गई, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दे, भूख लगी है। अपनी सास की बात सुनकर अंजू जल्दी से रसोई में जाती है और नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। संतोष को अंजू के किए काम में गलती निकालने की आदत थी। ऐसे ही एक शाम अंजू और लकी डिनर के लिए बाहर जा रहे होते हैं। अंजू एक प्यारी सी ड्रेस पहनकर और बालों की हाई पोनीटेल बना लेती है, जिससे उसके गले का तिल अच्छे से हाईलाइट हो रहा था। अपनी बहू का ये रूप देखकर संतोष बोलती है, बहू ये सब क्या है? ये क्या पहना है तूने? माँ जी, मैं और लकी बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये ड्रेस पहन लिया और बालों को हाई पोनीटेल बना लिया ताकि मेरे गले का तिल चमक जाए। अपना ये बेफिजूल दिमाग जरा कम चला बहू, और ये कपड़े बदल कर आपने आई बड़ी तिल दिखाने वाली। माँ, आप क्यों अंजू को बेवजह सुना रही हैं? अरे अच्छी तो दिख रही है। अच्छी दिख रही है तो तू भी उसकी तरह ही कपड़े पहनकर गले पे तिल बना ले, फिर दोनों पति पत्नी एक जैसे दिखोगे। माँ जी, आप गुस्सा मत होइए और लकी, आप भी बहस मत करो। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं कपड़े बदल कर आ रही हूँ। जो खाना घर पर बना है हम वही खाएंगे। इतना कहकर अंजू कमरे में वापस चली जाती है। कुछ देर बाद सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी अंजू को उदास बैठा देखकर लकी बोलता है, बेबी क्या हुआ? माँ की बातों से नाराज हो क्या? थोड़ा सा हूँ। तुम जानती हो ना कि वो गांव से आई हैं, उनको ये सब पसंद नहीं है, ना ही उनको ये सब समझ आता है। हाँ, ये बात भी है। वैसे एक बात कहूँ क्या? बोलो। तुम उस ड्रेस में कमाल लग रही थी और तुम्हारे गले का तिल तो बेहद हसीन लग रहा था। सच में? बिल्कुल सच बेबी, दिखाओ तो सही, कैसे छुपा रखा है तुमने? अरे देखने दो मुझे इसे, तुम जानती हो ना मुझे ये कितना पसंद है। जानती हूँ। ऐसे ही प्यार भरी बातें करते करते दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और खुशी भरे पल एंजॉय करते हैं। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन अंजू अच्छे से रेडी होकर अपने फोन में सेल्फी ले रही होती है। तभी वो अपनी क्लिक की हुई फोटो को देखकर बोलती है, क्या यार, एक भी फोटो अच्छा नहीं आ रहा। मेरे गले का तिल तो कहीं हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। क्या करूं? एक काम करती हूँ, फोन को कहीं पर रख कर ना टाइमर लगा के फोटो लेती हूँ, शायद बात बन जाए। इतना कहकर अंजू फोन को कुशन के सहारे सोफे पर रख देती है और टाइमर लगाकर सेल्फीज लेना शुरू करती है। उसे ऐसे करते हुए संतोष देखकर बोलती है, अरे ओ बहू, कौन सा भूत घुस गया है तुझमें जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर फोटो ले रही है? नहीं माँ जी, मुझ में कोई भूत प्रेत नहीं आया। अरे मैं तो टेढ़ी मेढ़ी होकर सेल्फी ले रही थी, लेकिन देखो ना, मेरे ये गले का तिल किसी भी एंगल में परफेक्ट आ ही नहीं रहा है। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है जो सब कुछ भूलकर तू बस अपने तिल को संवारने में लगी रहती है? जरा दिमाग घर के कामों में भी लगा लिया कर। माँ जी, सारा काम खत्म कर कर आई हूँ, इतना गुस्सा मत करो। आप जानती हो ना मेरे गले का तिल मुझे कितना पसंद है। अरे पूरे कॉलेज टाइम पर मैं बड़ी फेमस थी अपने इस तिल के चलते। पर अब तू किसी के घर की बहू बन गई है, इस बात को भूल मत, समझी? और इस तिल को महत्वता देने से अच्छा है कि तू घर के काम काज करे। जाकर मेरे लिए चाय लेकर आ। अंजू को बुरा भला कहकर संतोष उसे किचन में भेज देती है
और खुद से बोलती है, मेरी बहू का दिमाग सारा दिन बस अपने तिल पर ही अटका रहता है। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा जिससे ये गले के तिल का किस्सा ही खत्म हो जाए। बड़ी खूबसूरत बनती फिरती है, इसकी सारी खूबसूरती में आग लगाऊंगी। संतोष ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ अंजू आती है और संतोष को गर्मा गर्म चाय पीने को देती है। तभी चाय को देखकर संतोष के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो बोलती है, बहू मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जरा नीचे बैठकर मेरे पैर दबा दे। ठीक है माँ जी। इतना कहकर अंजू नीचे बैठकर अपनी सास के पैर दबाने लगती है और संतोष बोलती है, बहू तेरे गले का तिल तो वास्तव में खूबसूरत है, नजर न लग जाए, काला टीका लगा दूं? इतना कहकर जैसे ही संतोष अपना हाथ पीछे करती है, तभी दूसरे हाथ से गर्मा गर्म चाय अंजू के गले पर गिरा देती है और अंजू तड़पते हुए बोलती है, हाय माँ जी ये क्या किया आपने, मुझे जला दिया, मुझे बहुत जलन हो रही है। अरे बहू गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं बर्फ लेकर आती हूँ। अंजू को यूं ही तड़पता हुआ छोड़कर संतोष किचन में जाती है और बर्फ लेकर आती है और उसे अंजू के गले पर लगाती है और मन ही मन में बोलती है, अब मजा आएगा जब इसके तिल की जगह अब ये जले हुए का निशान आ जाएगा। बहुत खुश होती थी ना अपने तिल पर, अब देखती हूँ क्या करती है। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और अंजू के गले पर जला हुआ एक भद्दा सा निशान रह जाता है और उसका दिल उस निशान में कहीं खो सा जाता है। लेकिन अब भी अंजू को खुद से उतना ही प्यार था जितना कि पहले था। ये सब देखकर संतोष को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन अंजू रेडी होकर मार्केट जा रही होती है। तभी उसकी सास उसे रोकते हुए कहती है, अरे ओ हुस्न परी, ये जो तेरे हुस्न पे इतना बड़ा दाग लगा है, जरा इसे छुपा ले। क्यों बाकी लोगों का मन खराब कर रही है? अब तो तेरा तिल भी नहीं है जिसकी तू नुमाइश करती डोल रही है। माँ जी मुझे कोई गम नहीं है कि मेरे गले पर निशान है या फिर तिल है। मुझे आज भी अपने आप से उतना ही प्यार है जितना पहले था। और माँ जी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उस दिन मुझ पर चाय गिरी नहीं थी, बल्कि आपने जानबूझकर गिराई थी। और क्यों गिराई थी ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं माँ जी। पर फिर भी मैंने उस दिन आपको कुछ नहीं कहा और ना अब कहूँगी, क्योंकि मैंने आपको अपनी माँ समझा है और माँ कभी गलत नहीं होती। पर आपने जो रास्ता चुना ना मुझे सबक सिखाने का, वो थोड़ा गलत था। अपनी बहू का प्यार देखकर और उसकी समझदारी देखकर संतोष का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। अंजू अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद संतोष कुछ होममेड रेमेडीज का इस्तेमाल करती है और उसे अपनी बहू को जले हुए निशान पर लगाने को देती है, जिससे उसके गले पर जले हुए का निशान धीरे धीरे गायब होने लगता है और उसके गले का तिल फिर से चमकने लगता है। मधु की बड़ी बहू कोयल बड़ी ही सुंदर थी और जितनी वो सुंदर थी उतने ही सुंदर थे उसके मोटे बाल। उसकी चोटी बहुत ही बड़ी और मोटी बना करती थी। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहू शिप्रा सुंदर तो थी, मगर उसके बाल बड़े ही हल्के और पतले थे, जिसके कारण शिप्रा अपनी जेठानी से काफी ज्यादा जला करती थी। ऐसे ही एक दिन कोयल शिप्रा से कहती है, शिप्रा, अरे ओ शिप्रा, जरा मेरी मदद तो कर दो। क्यों जेठानी जी, मेरे बिना आपका कोई काम नहीं होता क्या? अरे तुम तो मेरी छोटी बहन हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई काम हो सकता है क्या? बस बस, काम क्या है वो बताओ। कंघी कर दो मेरी। वो क्या है, मेरे बाल बहुत मोटे हैं ना, तो मेरी चोटी मेरे से बनती नहीं है, तुम बना दो। हाँ हाँ, दो कंघी अभी बना देती हूँ आपकी मोटी सी चोटी। मुझे सब पता है, कंघी करने के बहाने ना मुझे अपने लंबे बाल दिखाकर जलाती हो तुम। अरे अरे आराम से, मेरे बाल खिंच रहे हैं। ओहो सॉरी दीदी। शिप्रा अपनी जेठानी की चोटी बनाने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी सास मधु आती है और गुस्से से कहती है, अगर तुम दोनों का श्रृंगार हो गया हो तो मुझे खाना मिलेगा आज। माँ जी क्या करूँ, आपकी ये जो बड़ी बहू है, अब इसकी चोटी बनाने के लिए ही 4 लोग चाहिए। माँ जी आपको पता है ना कि मेरे बाल कितने मोटे हैं,
ये अकेले मुझसे संभलते ही नहीं है। अरे गंजा कर दूंगी तुझे एक दिन। इतने मोटे बाल लेकर खुद तो परेशान होती ही है, साथ में हमें भी करती है। हाँ हाँ, बात तो सही है। आप खुद को भी परेशान करती हो और हमें भी करती रहती हो। अरे तू तो चुप ही रह, समझी? तेरे सर पे बाल तो है नहीं तो तू क्या समझेगी? और मैं उसकी सास हूँ, इसलिए उसे डांट रही हूँ। तू देवरानी है, देवरानी बनकर ही रह। शिप्रा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही रात को कोयल और उसका पति आरव दोनों कमरे में साथ सो रहे होते हैं। तभी पंखे की हवा की वजह से कोयल के बाल बार बार आरव के चेहरे पर आ जाते हैं, जिसके कारण उसको बहुत गुदगुदी महसूस होती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और नींद में कहता है, गंजा कर दूंगा तुम्हें मैं। क्या हुआ? तुम्हारे ये बाल बार बार मेरे मुंह पर आ रहे हैं। अरे तो क्या करूं? अपने बाल कहीं और रख दूं क्या? अरे तो बांध लो इनको। आपको तो पता है ना, बाल बांध के मुझे नींद नहीं आती है। तो फिर अकेले सो इस बेड पर। अच्छा सुनो तो। आरव तकिया लेकर बेड से चला जाता है कि तभी कोयल उससे बोलती है, हाँ, आपको तो बहाना चाहिए मुझसे दूर जाने का। अभी नो बीवी ओनली नींद, समझी? हाँ, आप तो यही चाहते हैं कि सारा दिन बाहर रहो और रात को आके अलग सो जाओ। तो क्या करूं बताओ तुम ही। क्या करूं फिर इतने मोटे बालों का? गंजी हो जाऊं तब आप मेरे साथ सोएंगे? अरे ऐसा नहीं है पागल, रात को कम से कम जूड़ा बना लिया करो बालों का। वो क्या है ना, जूड़ा बहुत हैवी हो जाता है, मेरे बाल बहुत मोटे हैं ना। सो जाओ शांति से, जब कुछ हो ही नहीं सकता तो। इसी तरह सुबह हो जाती है और कोयल अपनी सास और देवरानी के सामने आरव से बोलती है, सुनो जी, मुझे थोड़े पैसे दे दो, आज हेयर स्पा करवाना है ना। हाँ, सारे दहेज के पैसे तो इसी में निकलवा लेगी ये। अरे हेयर स्पा तो मुझे भी करवाना है। अब ये लो, अब इनको भी करवाना है। अरे हेयर स्पा के लिए हेयर होना जरूरी है। माँ जी अब तो हद ही हो गई, जब देखो तब आप मुझे ही बोलती रहती हैं। अरे तो सच ही बोलती हूँ। वैसे भी तेरे पास बाल तो है नहीं, जो 2-4 बाल बचे हैं उसे भी तू चैन से सांस नहीं लेने दे रही। अगर टूट के तेरे हाथ में आ गए ना तब पता चलेगा तुझे। अरे नहीं देने तो मना कर दो ना, जब देखो तब ताना ही देती रहती हो बालों को लेकर। अरे बस, आप दोनों बाद में लड़ लेना, पहले आरव जी मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। ये लो कार्ड, शाम को दे देना। अरे वाह मेरे बेटे, सीधा कार्ड ही थमा दिया बीबी को। लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है अपनी बीबी पर। हाँ माँ, इसका हेयर स्पा लेना बहुत जरूरी है और मुझे मेरी बीवी के ये काले लंबे बाल बहुत पसंद है। कोयल घर के सारे काम खत्म करके हेयर स्पा लेने के लिए चली जाती है और शिप्रा मन ही मन कोयल से जलती रहती है। ऐसे ही एक दिन शिप्रा भी अपने पति महेश से बोलती है, सुनिए जी, मुझे अपने बालों पर कैरेटिन और हेयर स्पा दोनों करवाने हैं, ताकि मेरे बाल भी कोयल जेठानी जी की तरह लंबे, घने और सुंदर हो जाएं। तो जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए। ओह, तो आपको भी हेयर स्पा लेना है? मैडम हेयर तो है नहीं आपके, फिर आप क्या करेंगी ये करा के? पैसे देते हो या नहीं? अच्छा बाबा, ये लो। महेश उसे पैसे दे देता है और शिप्रा एक सलून में जाती है और अपने बालों पर केमिकल ट्रीटमेंट करवा लेती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और शिप्रा आए दिन अपने बालों पर महंगे महंगे केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती है। उसको ये सब करता हुआ देखकर एक दिन कोयल और उसकी सास उससे बोलते हैं, शिप्रा ये सब क्या है? तुम जब देखो सलून में रहती हो, बाल खराब हो जाएंगे तुम्हारे। ओहो, तो जलन होना शुरू भी हो गया आपको तो जेठानी जी। क्या जलन? हाँ सही तो कह रही हूँ बहू, एक दिन जो बचे हुए बाल है ना वो भी नहीं रहेंगे। माँ जी, मुझे आपकी और जेठानी जी की किसी की बातों की कोई जरूरत नहीं है। अरे पागल, माँ जी सही बोल रही हैं, इससे तुम्हारे बाल और खराब हो जाएंगे। तुम जितना नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करोगी तुम्हारे बाल उतने बेस्ट होंगे। जो होगा मेरे साथ होगा ना। आप दोनों क्यों चिंता में मरे जा रही हैं? अरे मुझे नहीं चाहिए किसी की भी सलाह, समझिए आप। शिप्रा ना तो कोयल की बात समझती है और ना ही अपनी सास की। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे शिप्रा के बाल बहुत ही ज्यादा झड़ने लगते हैं। शिप्रा शीशे के सामने खड़ी होकर अपने गिरे हुए बालों को देखकर खूब रोती है, मगर किसी को बता नहीं पाती। इस तरह अपने बाल टूटते और कम होते देखकर उनको छुपाने के लिए शिप्रा अपने सर पर पल्लू रखने लगती है। धीरे धीरे उसके बाल और भी ज्यादा गिरने लगते हैं। अब उसका गंजापन साफ नजर आना शुरू हो जाता है।
जिसे ठीक करने के लिए वो बहुत बड़े सैलून में जाती है और बहुत महंगा केमिकल ट्रीटमेंट करवाकर घर लौटती है। और कुछ ही दिनों में उसके सर के सारे बाल गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर वो पागलों की तरह रोने लगती है। और उसके रोने की आवाज सुनकर कोयल और उसकी सास उनके कमरे में आते हैं और शिप्रा का गंजापन देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी कोयल उसको चुप करवाते हुए बोलती है, हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। तुमसे शिप्रा मैंने पहले ही कहा था कि आज नहीं तो कल तुमको ये दिन देखना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों की बात नहीं सुनी, तभी मुझे आज ये दिन देखने को मिला है। वाह, मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। अब हो गई ना तू गंजी। आखिर कब से तुझे यही बात समझा रही थी मैं। और कर ले बड़ी बहू की तरह अपने बाल। अरे उसके बाल तो नेचुरल है। अगर इतने महंगे महंगे शैम्पू से बाल मोटे होते तो बात ही क्या होती। मगर अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। माँ जी, आप मुझे ताने ही मार लो। माँ जी, मैं बात करती हूँ, आप रहने दीजिए। हाँ हाँ, तू ही कर बात। तुम चिंता मत करो, जैसे मैं बताऊँ तुम बस वैसे ही करना। कोयल शिप्रा को कुछ घरेलू उपाय बताती है और शिप्रा भी उसके कहे अनुसार ही अपने बालों की केयर करती है। इसी तरह कुछ ही महीनों के बाद शिप्रा के बाल पहले से भी अच्छे आने लग जाते हैं और अब धीरे धीरे उसके बाल काले और लंबे होते हैं और उसकी भी मोटी चोटी बनना शुरू हो जाती है। और जिसके बाद तीनों सास बहू मिलकर केमिकल प्रोडक्ट्स को हमेशा के लिए छोड़कर नेचुरल चीजों को यूज करना शुरू कर देती हैं और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।